हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेबर लॉ का मैराथन वन शॉट वीडियो है। इसमें हम 15 प्लस एक्ट कवर करेंगे और साथ ही साथ हम सारे PYQs भी देखेंगे टू श्योर कि हमने कितना प्रिपेयर किया। तो नाउ बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम तो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये अपने 6 मेजर लॉस। ठीक है, आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो हमारा पहला है फैक्ट्रीज एक्ट, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी ला चुकी हूँ। इसको मैं पिन कमेंट में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। फिर हम देखेंगे माइंस एक्ट 1972, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, BOCW मतलब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 और इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट 1979। तो हम ये सारे 6 के 6 एक्ट्स को एक टेबल के फॉर्म में याद करेंगे ताकि हमें सब कुछ हमें पता चले कि कौन से एक्ट में क्या दिया है। हम क्या करते हैं कि कभी दूसरा एक्ट कभी दूसरा एक्ट, तो हम पहले एक्ट में जो पढ़ा वो भूल ही जाते हैं। तो जस्ट टू रिकॉल एवरीथिंग हम इसको एक समराइज एक टेबल मैनर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट का। सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट आपको पता ही है, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। हेल्थ और सेफ्टी और वेलफेयर इंश्योर करनी है फैक्ट्री लेबर्स की, हमें जो वर्कर्स हैं उनकी हमने हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर को देखना है। बाकी सारे एक्ट्स में भी एक्चुअली देखना यही होता है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। माइंस एक्ट में हम क्या देखना है, जो माइंस में काम करते हैं उनकी सेफ्टी एंड रेगुलेशन को इंश्योर करना है। अब इसमें एक दो चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट्री में जो माइंस में दो तरह के वर्कर्स काम करते हैं। एक होते हैं वर्कर्स वो सिर्फ एक्सप्लोरेशन और रिसर्च वर्क के लिए जाते हैं, तो उस पर माइंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो आप जहाँ से आपको एक्सट्रैक्शन करनी है वहाँ पर ही होगा, जब आपको जहाँ से खनिज निकालने, आपको मिनरल्स निकालने से वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए आ रहे हो एक दो दिन के लिए कि आप देख रहे हो कि इसमें अवेलेबल है भी है नहीं, या कुछ इसमें या फिर खाली माइन है। ठीक है, तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ जब आपको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालने हैं, तभी वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांटेशन लेबर एक्ट में। इसमें आपका वेलफेयर और कंडीशन को मेंटेन करना है, उनको रेगुलेट करना है कि क्या उनको कंडीशंस दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के बारे में। इसमें भी अगेन हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जो होती हैं, हमारी दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, उनकी जो हम कंडीशंस हैं और उनको हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं BOCW एक्ट में। हमें उसमें भी अगेन सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर देखना होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, जो आपके बड़े बड़े आप देखो बिल्डिंग्स में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनका। फिर हम बात करते हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। आप इसमें आप देखोगे हर बार साल में हम इतने ज़्यादा मजदूर जो है जैसे आप सपोज फॉर एग्जांपल बिहार से दिल्ली आ रहे हैं, कहीं से आपके जो मतलब बहुत सारी, एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, यूपी से दिल्ली आ रहे हैं, बॉम्बे जा रही है दिल्ली से, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो माइग्रेंट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और आप उन वर्कर्स की हम क्या, उनके बेनिफिशियल के लिए क्या हम क्या कर सकते हैं, तो उनको हम कैसे उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है रेगुलेट कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि उनको बोल के चलाते हैं कि हाँ हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इतना वो करेंगे, बट एक्चुअल में उसकी चीज़ें उनको मिल नहीं पाती। कोई बहुत से लोग तो झूठ बोल के उनको ले आते हैं, ठीक है, तो उनसे बाउंडेड लेबर करवाते हैं। तो इस टाइम की इन सारी चीज़ों को हम कैसे हम रोक सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे उनको उनकी रेगुलेशन जो एम्प्लॉयमेंट है कैसे उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है। ठीक है, नाउ मूविंग है टू द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कि आप देखेंगे कि मिनिमम कितने वर्कर्स होंगे तभी आपका एक्ट अप्लाई होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके फैक्ट्रीज एक्ट में आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि फैक्ट्रीज एक्ट में 10 प्लस अगर लेबर्स हैं, आपकी वर्कर्स हैं और वो विद पावर काम करे तो वहाँ पे आपका फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर 20 प्लस वर्कर्स है लेकिन विदाउट पावर वो काम करे तब भी आपका एक्ट होगा। तो मतलब 10 विद पावर और 20 विदाउट पावर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं माइंस एक्ट में। कोई भी माइंस ई रिस्पेक्ट ऑफ कि वो एक वर्कर है, 2 वर्कर है, 3 वर्कर, माइंस मतलब माइंस, उस पर कोई भी ऐसा आपका मिनिमम नंबर नहीं है। फिर हम बात करते हैं प्लांटेशन लेबर एक्ट में। उसमें 15 प्लस वर्कर्स चाहिए या फिर 5 हेक्टेयर का एरिया चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में 20 प्लस कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक और आप याद रखना, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको हम। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अगर आपका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसी आपके एम्प्लॉय की या लेबर की या वर्कमैन की वेजेस नहीं देता है, सैलरी नहीं देता है, तो इन दैट केस जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी आएगी। ठीक है, तो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो देनी पड़ेगी। द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे वेजेस एंड प्रोवाइड इम्यूनिटीज इफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिफॉल्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में, तो लायबिलिटी किसकी आ जाएगी, आपकी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को आपको जो है सैलरी देनी पड़ेगी अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डिफॉल्ट करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं BOCW एक्ट में। उसमें आपके 10 प्लस वर्कर चाहिए और इंटरस्टेट माइग्रेंट में आपको 5 प्लस माइग्रेंट वर्कर चाहिए।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद कर लेते हैं, अभी के अभी हम फैक्ट्रीज में 10 चाहिए विद पावर और 10 और 20 विदाउट पावर। माइंस एक्ट में कोई नहीं चाहिए। प्लांटेशन में 15, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में 20, BOCW में आपके 10 और माइग्रेंट में 5। ठीक है, तो अभी के अभी इसको याद करना है, हमें ज़्यादा लंबा इसको खींचना ही नहीं है। फिर हम बात करेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। तो आपकी ज़्यादातर सब में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ही होती है या फिर किसी में बोलेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन हमें फैक्ट्रीज एक्ट में हमें याद रखना है, मेजर जो काम देखती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती है कुछ काम, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं फैक्ट्रीज एक्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। माइंस एक्ट में सारा का सारा जो काम होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, और साथ में उसमें क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट में टू बी प्रिसाइज किसका होगा, DGMS, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस का। ठीक है, तो आप मुझे इसका बताएंगे पूरा का पूरा फैक्ट्री सेक्टर में कौन कौन से काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लांटेशन लेबर के बारे में। प्लांटेशन लेबर में जो है स्टेट गवर्नमेंट देखती है, इसमें आपका मेन जो काम होगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ प्लांटेशन का होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में स्टेट और सेंट्रल दोनों ही हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, कि आपकी कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। सिमिलरली ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, मतलब 3rd, 4th, 5th में, 6th में, मतलब आपका प्लांटेशन में, कॉन्ट्रैक्टर में, BOC में, इंटरस्टेट में, डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री है। स्टेट और सेंटर दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ये इसमें आपका स्टेट और सेंटर दोनों ही हो सकता है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं वीकली आवर्स के बारे में। तो बहुत बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितना वीकली आवर्स जो है वो आपका मेंशन है। फैक्ट्रीज एक्ट में आपका जो वीकली 48 आवर्स है, माइंस में भी 48 है, और प्लांटेशन में जो है 54 आवर्स है फॉर एडल्ट। बाकी सब पे चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं होती है, या फिर मतलब जो है वो गवर्न बाय द प्रिंसिपल एक्ट जो भी होगा उसमें एक्ट कर देगा। फिर हम देखते हैं डेली कितने घंटे आप काम कर सकते हो। तो वीकली था, डेली आप 9 घंटे कर सकते हो। ठीक है, माइंस में एक चीज़ है आपको याद रखना, अगर आप ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हो तो आप 9 घंटे, और अगर बिलो कर रहे हो, ज़मीन के नीचे कर रहे हो, मतलब माइन के अंदर काम कर रहे हो, तो 8 घंटे। अगर आप माइंस के ऊपर काम कर रहे हो, मतलब अबव द अर्थ कर रहे हो, तो आपको 9 घंटे माना जाएगा, और अगर माइंस के अंदर कर रहे हो, बिलो द ग्राउंड कर रहे हो, तो 8 घंटे याद रखना। ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। प्लांटेशन लेबर के केस में 9, बाकी सब में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं वुमेन रिस्ट्रिक्शन और टाइम प्लेस पे। देखो हर जगह ये जो है प्रोविजन है कि आपको जो वुमेन को है शाम को 7 बजे के बाद काम नहीं करेगी, और सुबह जो है मैक्सिमम कितना अर्ली मॉर्निंग कर सकती है, 6 बजे। 6 बजे के बाद ही कर सकती है, 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही वो वुमेन्स जो है वो काम कर सकती है। लेकिन अभी जो न्यू एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंगली ये जो प्रोविजन था इसको रिमूव कर दिया गया है, और उसमें बोला गया कि वो नाइट शिफ्ट भी कर सकती है, जो कि पहले अलाउड नहीं थी। बट नाइट शिफ्ट करने के लिए उनको उनका आपको कंसेंट चाहिए होगा, और साथ में उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना होगा। तो वुमेन का रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बता दिया है, ये सब पर ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इस पर भी एप्लीकेबल है, BOCW पे भी, प्लांटेशन पे, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे तो ये चीज़ जो है प्रिंसिपल एक्ट के थ्रू गवर्न होगी। ठीक है, और वैसे कि अगर होता भी तो यही प्रोविजन रहता। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथ में कि इसमें कि जो माइंस के अंदर जो है, लेकिन इसमें याद रखना जो माइंस एक्ट है उसमें माइंस के अंदर तो वुमेन्स को काम करना अलाउड ही नहीं है। नो वुमेन नो चिल्ड्रन, ठीक है, वहाँ पे माइंस में काम कर ही नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड और यंग पर्सन के लिए कि उनको प्रोहिबिटेड है। फैक्ट्रीज एक्ट में 14 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं करेगा। ठीक है, माइंस में 18 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं करेगा। ठीक है, और बाकी सारे इसमें भी 14 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे। 14 से ऊपर का काम बच्चा जो होगा वो फैक्ट्रीज में कर सकता है, और बाकी सारे उसमें करता है, लेकिन माइंस में तो वो भी नहीं कर सकता। माइंस में सिर्फ और सिर्फ 18 साल से ऊपर का बच्चा ही काम कर सकता है, ये याद रखना। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं कि आपको एनुअल लीव कितनी मिलेगी। तो एनुअल लीव के लिए आपको होता है कि आपको एक साल में कितने वर्किंग डेज आपने एक साल काम किया, उसके बाद जितने आपने दिन काम किया उसके अकॉर्डिंगली आपको लीव मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें आपको देखना है कि अगर आपने पूरा एक साल आपका पूरा कंप्लीट हो गया तो एवरी 20 डेज, ठीक है, एवरी 20 डेज पे एक अडल्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एक अडल्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एवरी 20 डेज पर एक आपको पेड लीव मिलती है। ठीक है, और अगर वही बात अगर मैं चाइल्ड के बारे में बात करती, ठीक है, तो उनको एवरी 15 डेज पर एक छुट्टी मिलती है, पेड लीव मिलती है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 240 डेज काम कंप्लीट भी करना होता है, ये भी है। ठीक है, रूल। फिर हम वही बात करें माइंस एक्ट में। तो माइंस एक्ट में क्या होता है कि अगर आपने फ्लोर के ऊपर मतलब ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं तो 240 डेज आपने कंप्लीट किए होने चाहिए लास्ट के ईयर में। अगर आपने माइंस के नीचे काम किया है तो 190 डेज आपको एटलीस्ट पूरे करे होने चाहिए, तभी आपको छुट्टी मिलेगी। तो छुट्टी कितनी मिलती है, वही 1 डे फॉर एवरी 20 डेज। ठीक है, ये आपको होता है। अब हम बात करते हैं इसमें अगर बच्चा होता कोई ऐसे मतलब 18 ईयर्स के, लेकिन पहली बात तो माइंस में जो है ऐसा वो अलाउड ही नहीं है। ठीक है,
बच्चा तो काम कर नहीं सकता। लेकिन इसमें एक चीज़ आप याद रखना कि अगर आपने बिलो माइंड काम कर रहे हो, कोई भी एडल्ट भी है अगर वो बिलो माइंड भी काम कर रहा है, तो 1 डे फॉर 15 डेज होता है, ठीक है। 1 डे फॉर 15 डेज अगर आपने माइंड में काम किया तो, माइंड के अंदर काम किया। तो अब बात करते हैं प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में, उसमें भी 1 डे फॉर 20 के लिए मिलता है, बाकी सब में भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है। और बच्चों के केस में 1 डे फॉर 15 डेज होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कमेटीज़ के बारे में। कमेटीज़ के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या क्या कमेटीज़ हैं और क्या है। सबसे पहले फैक्ट्री सेट में आपको मैंने बताया था साइट अप्रेजल कमेटी होती है, फिर आपकी एडवाइजरी कमेटी है, बोर्ड होता है, ये होता है। माइंस एक्ट में आपका क्या होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी इस पर, तो इसमें जो है इसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है यूजली, ठीक है। और इसमें आपका जो माइंस एक्ट है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है आपकी एडवाइजरी या फिर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। एडवाइजरी या इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करती है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में भी आपका एडवाइजरी या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड बनाया जाता है। क्या बनाता है, सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड बनाया जाता है। और BOCW में आपकी एक्सपर्ट कमेटी बनती है। और इंटर स्टेट में भी आपका सेंट्रल या फिर स्टेट का एडवाइजरी बोर्ड, तो इसमें भी एडवाइजरी बोर्ड, इसमें भी एडवाइजरी बोर्ड और इसमें भी एडवाइजरी बोर्ड भी बन सकता है, या फिर एडवाइजरी कमेटी होती है बेसिकली, या फिर इंक्वायरी के लिए। तो ये आप मेरे को इसमें याद रखना है। अब हम बात करेंगे इसमें ऑफिसर्स के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से उसमें किस ऑफिसर्स को हम क्या बोलेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट में जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट में हम बोलते हैं चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर, जो कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखते हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ होते हैं सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन का काम क्या होता है ये याद रखना, ये एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, और सर्टिफिकेशन देते हैं यंग पर्सन को, ठीक है। यंग पर्सन को देते हैं सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन किसको देते हैं, यंग पर्सन को देते हैं, किसी और को नहीं देते, किसी एडल्ट को नहीं देते, यंग पर्सन को देते हैं। और उनको भी देते हैं साथ में, उनको एग्जामिनेशन करते हैं जो कि हैजार्डियस प्रोसेस में काम करते हैं, ठीक है। यही सर्टिफाइंग सर्जन जो है आपका माइंस एक्ट में भी है, लेकिन वहाँ पे उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये परफॉर्म करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ यंग पर्सन की, हाँ वो हैजार्डियस काम में कर रहे हैं तो उनकी जो हेल्थ है वो कैसी है वो चेक करने के लिए, वो इंश्योर करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे एग्जामिनेशन करते हैं। और फिर वहाँ पे आपका माइंस एक्ट में क्या होता है, हम एक होता है स्पेशल ऑफिसर। स्पेशल ऑफिसर होता है जो कि माइंड में जा सकता है, किस चीज़ के लिए आता है माइंड में, वो सर्वे के लिए, लेवलिंग के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। लेकिन जब भी उसको माइंड में स्पेशल ऑफिसर को जाना होगा तो उसको 3 डेज का एक प्रायर नोटिस देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 डेज का प्रायर नोटिस। इसके ऊपर PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। या फिर आपको फिर होता है जो चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर ऑफ माइन, जो कि ओवरऑल आपका सारा काम देखता है। फिर हम बात करते हैं प्लांटेशन लेबर एक्ट में, उसमें भी हम क्या बोलते हैं, चीफ इंस्पेक्टर ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बोलते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन, यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर वर्ड बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ प्लांटेशन, ठीक है। तो इसकी पावर क्या होती है, पहली होती है कि वो एंट्री और इंस्पेक्शन को देखता है कि कैसे एंट्री करनी है और इंस्पेक्शन करनी है प्लांटेशन में, लेकिन रीजनेबल टाइम पे करेगा। दूसरा वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन और इंक्वायरी करेगा। तीसरा वो क्या करेगा, डिमांड करेगा कि हाँ भाई मुझे रजिस्टर दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो डिमांड कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आपका क्या आता है, उसमें क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग ऑफिसर होते हैं। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आपका क्या होता है, रजिस्टरिंग और लाइसेंसिंग ऑफिसर। उनका काम क्या होता है, वो आपको ग्रांट करते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करते हैं, या फिर उसको रिन्यू करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का और लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इन BOCW एक्ट में, उसमें भी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होते हैं, वो भी सेम काम ही करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट में। मैंने इसको रेड इसलिए किया क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी होते तो वही है, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, लाइसेंसिंग ऑफिसर या फिर अपीडिएट ऑफिसर्स या इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। जब भी एट अ टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट विच मस्ट बी, जो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस होता है वो 50% होता है मंथली वेजेस का। अगर आपको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आपको एक अलाउंस मिलता है 50% ऑफ मंथली वेजेस का, या फिर 75 रुपीज़ विच एवर इज हायर, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर के बारे में, ठीक है। रजिस्टर आपको कौन कौन से रजिस्टर्स बनाने होते हैं, सबसे पहले आपको होता है कि आपको रजिस्टर जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर की मैं बात करूं, इसमें आपको रजिस्टर बनाने होते हैं। मस्टर रोल होता है, आपके रजिस्टर ऑफ वेजेस होते हैं, रजिस्टर ऑफ रिडक्शन की आप कितना करोगे, तो आपको बहुत ऐसे रजिस्टर्स जो है मेंटेन करने होते हैं। इसमें आपके अभी हम रजिस्टर्स जो है आगे भी पढ़ेंगे, अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं। फिर हम बात करते हैं कैंटीन। अगर आपको फैक्ट्रीज एक्ट में कैंटीन बनानी है तो कितने मैंडेटरी है, आपको 250 एम्प्लॉयज़ होंगे तभी बनेगी। उसका मेन्यू और उसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा, आपका चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं माइंस एक्ट में, उसमें भी 250 है, ठीक है। प्लांटेशन लेबर में 150 है, ये याद रखना।
और BOCW में भी 250 है। और अगर आप मैं बात करूँ आपका CLRA मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट या फिर आपका इंटरस्टेट, दोनों मैंने इसमें कंबाइन कर दिया क्योंकि सब में सेम ही है, इसलिए आपका इनमें क्या है 100 वर्कर्स पे होना चाहिए। तो 250 किस में है आपका फैक्ट्रीज में, माइंस में और BOCW में। लेकिन बाकी सब में इसमें क्या है प्लांटेशन लेबर में आपके हैं 150 और CLRA और ISM उसमें कितने हैं, फिर CLRA में सॉरी उसको आप छोड़ दो इंटरस्टेट को, तो CLRA में कितने हैं आपके 100। ठीक है, तो आपके इसमें 100 है। कैंटीन किसका है, कैंटीन का याद रखना, कैंटीन कब खुलेंगी, कौन कौन से एरियाज में, ठीक है, कौन कौन से कैटेगरीज में। फिर हम बात करते हैं रेस्ट रूम एंड शेल्टर रूम के बारे में। रेस्ट रूम और शेल्टर रूम जो है 150 पे बनता है आपका, दोनों में, माइंस में, फैक्ट्रीज में भी। और प्लांटेशन लेबर एक्ट में जितने भी हो सबके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, BOCW में जो है 50 होंगे, तभी वो आपका मिनिमम 50 होना चाहिए, तभी आपको एक शेल्टर रूम या वो देंगे। और दूसरी बात जो है आपके जो CLRA में है मैंडेटरी प्रोविजन है सारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, अगर आप उनको लेके आ रहे हो तो उनको आप प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्रेच जो है आपका फैक्ट्री सेक्टर में हमने पढ़ा था 30 के लिए, इसमें जो है जो आपका क्रेच जो है 50 आता है। माइंस एक्ट के लिए 50 होगा और फैक्ट्रीज के लिए 30 है। प्लांटेशन के लिए भी 50 है, आपका BOCW के लिए भी 50 है, लेकिन आपका CLRA के लिए कितना है 20। CLRA के लिए कितना है 20। तो क्रेचेस का हम याद करेंगे फटाफट से, 30 है फैक्ट्रीज के लिए, आपका 50 है माइंस के लिए, प्लांटेशन के लिए 50, BOCW के लिए 50 और CLRA के लिए 20 है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, अब बात करते हैं फर्स्ट एड के लिए। फर्स्ट एड जो है 150 मेंबर्स के लिए फर्स्ट एड जो होता है एक प्रोवाइड हम कराते हैं 150 के लिए, 150 वर्कर्स के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं। और साथ में फैक्ट्रीज एक्ट में जो है एक चीज़ भी है, एम्बुलेंस रूम की भी प्रोविजन है कि अगर 500 से ज़्यादा वर्कर्स हो एक एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए। माइंस एक्ट में भी फर्स्ट एड रूम होगा 150 के लिए। ठीक है, बाकी सब में जो आपका प्लांटेशन लेबर है उसमें आपको मैंडेटरी मेडिकल फैसिलिटी देती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। BO में भी मैंडेटरी फर्स्ट एड बॉक्स होगा, लेकिन कितने पे होगा ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, बाकी सब में भी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलफेयर ऑफिसर के बारे में। वेलफेयर ऑफिसर कितने पे मिलता है आपको, 500 पे मिलेगा। फैक्ट्रीज में, माइंस में भी 500 में मिलेगा, लेकिन प्लांटेशन में मिलेगा 300 पर। ठीक है, और BOCW में क्या होगा, BOCW में आपको क्या होगा वेलफेयर फंड सेस मिलता है एक, और वो कितना होता है नॉट एक्सीडिंग 2% बट नॉट लेस देन, मतलब 1 से 2 के बीच में होगा वो, ना वो 1 होगा ना वो 2 होगा, उन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, नॉट एक्सीडिंग 2% बट नॉट लेस देन 1%, या तो 1 होगा या 2 होगा या उसके बीच में होगा। ठीक है, तो आपको वेलफेयर किस में मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेलफेयर फंड साइज कितना होता है ये पूछ सकते हैं, फिर कौन से उसमें एक्ट में मिलता है ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर दूसरा आपका पूछते हैं कि आपका इंटरस्टेट माइग्रेंट उसमें कितना होगा, आपका वेलफेयर ऑफिसर 500 के ऊपर रखते हैं, CLRA में ये प्रोविजन नहीं है। सेफ्टी ऑफिसर आपको किस में मिलता है, आपको सिर्फ फैक्ट्रीज और माइंस एक्ट में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग एड, अब हम बात करेंगे आपके हाउसिंग प्रोविजन के बारे में कि आपको हाउस घर भी मिलते हैं बहुत सारे लोगों को। प्लांटेशन लेबर को घर मिलेंगे आपके। ठीक है, आपके जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनको आपको सुटेबल एकोमोडेशन देनी पड़ेगी। भैया अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, अपनी स्टेट छोड़ के आ रहे हैं, तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ हम यूनिक फीचर्स देख लेते हैं जिसमें आपके सर्टिफाइंग सर्जन्स होते हैं, वो यंग लोगों को एग्जामिन करते हैं। माइंस में आपके चीफ इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनकी और सर्टिफाइंग सर्जन दोनों ही होते हैं, हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लांटेशन में भी अपॉइंटमेंट होती है सर्टिफाइंग सर्जन की। और इसमें जो है BOCW में क्या होता है वेलफेयर बोर्ड बनते हैं एंड लेवी ऑफ सेस के बारे में बताया था कि आपका वेलफेयर सेस होता है, तो उसके लिए आपके यूनिक फीचर है BOCW का। और CLRA में क्या होता है आपका लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केड्यूल के बारे में। स्केड्यूल जो है आपको फैक्ट्री सेक्टर का स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। इसके 3 स्केड्यूल्स होते हैं। पहला स्केड्यूल बात करता है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डियस प्रोसेसेस। स्केड्यूल 2 बात करता है कि परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेज इन वर्क इन्वायरमेंट। और तीसरा लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिसीजेज। आपको बहुत डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैंने वही सारी चीज़ें कवर की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे के सारे 6 एक्ट मैंने कवर कर दिए हैं। अब हम इसके कुछ एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। आपको 500 का थ्रेशोल्ड चाहिए, मतलब 500 वर्कर किस चीज़ के लिए चाहिए आपको, ट्रिगर किसके लिए, वेलफेयर ऑफिस के लिए 500 वर्कर्स चाहिए। 150 का वर्कर्स किस चीज़ के लिए चाहिए, फर्स्ट एड रूम के लिए चाहिए, रेस्ट रूम के लिए चाहिए और कैंटीन के लिए चाहिए। किस चीज़ के लिए चाहिए, फर्स्ट एड रूम किसके लिए 150 फॉर फैक्ट्रीज एक्ट और आपके माइंस एक्ट के लिए। रेस्ट रूम चाहिए आपको किसके लिए, फैक्ट्रीज और माइंस के लिए। कैंटीन चाहिए आपको प्लांटेशन के लिए 150 पर। ठीक है, क्रच कितने बचे होता है आपका 30 50 50 50 याद रखना। 30 चाहिए फैक्ट्रीज एक्ट में, ठीक है। बाकी सब में आपको कितना चाहिए
50 चाहिए आपका माइंस में और प्लांटेशन में 20 चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर में। सेंट्रलाइज वेलफेयर फंड किसमें चाहिए हमें, हमने पढ़ा था सेस फंड होता है जो कि 1% से लेकर 2% तक होना चाहिए, नॉट लेस देन 1 और नॉट मोर देन 2%। अब हम कुछ PYQs देख लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है PYQs। सबसे पहले है फैक्ट्रीज एक्ट में जो है आपका एम्बुलेंस रूम कितने पे मिलता है, एम्बुलेंस रूम कितने में मिलता है, हमने पढ़ा था 500 पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका माइंस एक्ट में एक स्पेशल ऑफिसर होता है, वो माइन में एंटर करता है फॉर द पर्पस ऑफ सर्वे, लेवलिंग, मेजरिंग, तो उसको हम करने के लिए एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है, कितने दिन का, हमने पढ़ा था 3 दिन का, तो इसका आंसर हो जाएगा C 3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका according to the Plantation Labor Act 1951, the employer is obligated to provide and maintain suitable facilities for the care of children, मतलब crèches की बात कर रहे हैं, in every plantation। तो crèches कितने पे होना चाहिए था, मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पर भी हमें देखें, हमें crèche अगर हमें प्रोवाइड कराना है, इसमें आपका ये रहा प्लांटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांटेशन में 50 और BOCW में 50 और CLRA में 20, तो 30, 50, 50, 50 और 20, ठीक है। तो हमें कौन से उसमें पूछा हुआ है, प्लांटेशन और लेबर में, तो प्लांटेशन और लेबर में कितने में प्रोवाइड कराएंगे आप मुझे बताओगे कमेंट में, ठीक है। अभी अभी जस्ट मैंने दोबारा रिकॉल भी करा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 में, ठीक है, applies to every establishment and contractor who employs or employs on a day of proceeding 12 months a minimum number of। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ इसका आंसर, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर में CLRA की बात कर रहे हैं हम, उसमें जो है कितने नंबर्स जो है आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, 5+, ठीक है। CLRA में आपको 5 सॉरी नॉट CLRA, हाँ CLRA 5+ तो था आपका माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए कितना हो जाएगा, आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए आप मुझे कमेंट में बताओगे इसका। फिर हम बात करते हैं BOCW एक्ट के बारे में, जिसमें वेलफेयर फंड्स है, इसके बारे में कि कितने से कितना होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया था कितना होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 2% और नॉट लेस देन 1%, ठीक है। कितना था अभी हमने जस्ट ये पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 2% बट नॉट लेस देन C, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, आप देख सकते हो, ये रहा कितना है, नॉट एक्सीडिंग 2% बट नॉट लेस देन आपका 1%, तो इतना आपको ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कितना होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मैंने आपको बताया था 50% या फिर 75% या क्या होना चाहिए, 50% ऑफ मंथली वेजेस एंड 75% विच एवर इज हायर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपर्ट कमेटी, हमने पढ़ा था एक्सपर्ट कमेटी किस में होती है, एक्सपर्ट कमेटी होती है आपकी C, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में। फिर हमें कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है, आपको फैक्ट्री मैनेजर दिया है, सर्टिफाइंग सर्जन दिया है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन दिया और स्पेशल ऑफिसर। स्पेशल ऑफिसर हमने पढ़ा था किस में था, माइंस एक्ट में था, ठीक है, माइंस एक्ट में था, देखो उसमें 2 माइंस एक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और 2 आपको फैक्ट्रीज एक्ट का दिया हुआ है। सर्टिफाइंग सर्जन देखो लास्ट के 2 जो है C और D, अगर आप देखो तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस किस में आ रहा है, वो भी फैक्ट्रीज में आएगा, स्पेशल ऑफिसर किस में आएगा, वो भी माइंस में आएगा, तो C का आंसर क्या, C और D का आंसर क्या हो सकता है। C अगर आप ऑप्शन में देखें, ये रहा आपके पास ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन में अगर देखें कि आपका जो D है, अगर आपको ये सेक्शंस नहीं भी पता तब भी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो उसकी ट्रिक देखो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखो D का आंसर क्या होगा, स्पेशल ऑफिसर किस में होता है, आप देखो आइदर इट 4 और आइदर इट्स 2 या 4 में से कोई एक होना चाहिए, 2 या 4, जो आपका D है, D का आंसर 2 या 4, 2 या 4 किस में आ रहा है सिर्फ 3 ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसको मैं D को तो काट दूँ, तो D तो आंसर होगा ही नहीं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अगेंस्ट 2 या 4 में से कोई एक ही होगा, तो C का देखो 2 या 4 किस में आ रहा है, सिर्फ A में ही आ रहा है, तो और किसी में आ ही नहीं रहा, तो मेरा B भी कट गया, मेरा C भी कट गया, तो आंसर क्या हुआ A, मुझे बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे 3 एक्ट्स के बारे में बात करते हैं, इवन 3 नहीं है 4-5 एक्ट्स हैं, जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स कवर करेंगे, जिसमें आपका कौन कौन सा आ जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, आपका ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, आपका पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो हम ये 6 एक्ट इसमें कवर करने जा रहे हैं, 6 एक्ट हमने ऊपर कवर कर लिए,
तो हम 6 एक्ट हम कवर करते हैं इसमें। सबसे पहले हमें कवर करने से पहले इसमें हम देखना होगा हमने इसकी एलिजिबिलिटी मतलब एप्लीकेबिलिटी कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, ठीक है। कहाँ पे आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट अप्लाई होगा, कहाँ पर होता है, कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 और मोर पर्सनस काम करते हैं। आपका इंश्योरेंस एक्ट कहाँ पर होगा, ईएसआई एक्ट कहाँ पर होगा, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। विद पावर और विदाउट पावर इस पर एप्लीकेबल नहीं है। वो आपको अगर 10 लोग हो विद पावर और 10-20 लोग हो विदाउट पावर, वो चीज़ होगी, ठीक है। विद और विदाउट आप कर सकते हैं इसमें। फिर हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, मतलब वो एवरी फैक्ट्री पे लगेगा, माइन पर, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे एंड एवरी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा लोग जो है पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के, वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा आपका, वो जो होगा कहाँ पर होगा, एवरीवेयर, जहाँ पे आपकी कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे किस लिए होगा, ताकि हम जो आपके जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो कि हाँ आप उनको सिर्फ 10,000 रुपये महीने की सैलरी दे रहे हो या 5,000 रुपये दे रहे हो, आप उसे पूरा महीना सुबह के 10 से लेकर शाम के 12 घंटे तक उनसे काम कराते रहो, ताकि उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोको। मतलब उनसे काम तो इतना सारा ले रहे हो लेकिन उनको सैलरी क्या दे रहे हो, इतनी कम। तो उनकी जो मिनिमम वेजेस है जो गवर्नमेंट ने तय करी है कि मिनिमम 18,000 उनको मिलेगी या वॉट एवर, तो इसलिए ये पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है कि हर एक फील्ड के लिए अलग अलग आपको सैलरीज तैयार की कि हाँ इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, इस लेबर क्लास के लिए या इस लेबर क्लास के लिए आपको मिनिमम इतने नंबर ऑफ सैलरीज तो है देनी ही पड़ेगी, इतना अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तो क्यों है, टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स के लिए। फिर अब मैं बात करती हूँ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लिए, तो उसमें मिनिमम आपको 20 और मोर पर्सन्स चाहिए बोनस एक्ट के लिए। एवरी फैक्ट्री एवरी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 20 से 20 से ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पे आपको बोनस एक्ट आपका एप्लीकेबल है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की, कहाँ पर एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है एवरी फैक्ट अप्लाइज टू एम्प्लॉयज इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड रेलवेज अर्निंग एम टू प्रिस्क्राइब लिमिट तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके वेजेस और सैलरी सीलिंग के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो उसमें जो आपको कितना जो मिलता है, स्टैट्यूटरी सीलिंग नहीं है लेकिन बेसिक प्लस डीए प्लस आपका बेसिक वेजेस प्लस डीए मिलता है, ठीक है। मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज़ अर्निंग बिलो, जिसकी सैलरी 15,000 से कम है, या अगर उसकी ज़्यादा भी है तो अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपको दे सकता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है, 15,000 से कम की सैलरी वालों को ये फैसिलिटी मिलेगी। और ईएसआई किसको मिलेगा, जो कि 25,000 तक की सैलरी जिसकी है, मतलब 1,000 से लेगा या फिर जो भी है अप टू 25,000 तक हमें याद रखना है। और पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में कोई ऐसी सीलिंग नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज के लिए कितने आपको अमाउंट मिलेगा ऑन ग्रेजुटी पे। मिनिमम वेजेस पे भी ऐसा कुछ नहीं है एप्लीकेबल। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पे आपको अप टू 21,000 सैलरी तक का है, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में 24,000। तो याद रखना 15,000 आपका ईपीएफओ में, ठीक है, 25,000 ईएसआई में, बोनस एक्ट के लिए 21,000, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए 24,000। ये आपकी सीलिंग है। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन, कितना आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और कितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो जो आपका एम्प्लॉयर, जो आपका बॉस है, वो कितना देगा, आपका 12% देगा बेसिक वेज का प्लस डीए और प्लस आपका रिटेनिंग अलाउंस, ये आपका एम्प्लॉयर देगा। और एम्प्लॉय कितना देगा, सेम वही देगा जितना उतना सेम देते हैं, 12% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए प्लस आपके अलाउंसेस, रिटेनिंग अलाउंसेस, ये देगा आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, ईपीएफओ में, ठीक है। अब हम ईएसआई की बात करूँ, अगर मैं ईएसआई में कितना देगा, 3.25 तो आपका एम्प्लॉयर देता है और 0.75% आपका एम्प्लॉय देता है। मतलब आपका बॉस ज़्यादा देगा, 3.25 देगा, लेकिन आपको कितना देना है, 0.75, मतलब 1% से भी कम देना होता है। अब वही हम बात करें पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के बारे में, तो वहाँ पे कोई ऐसी स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एलोकेबल सरप्लस हो जाता है, मतलब पेड फ्रॉम द एलोकेबल सरप्लस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट से। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द बेनिफिट, कब से इसकी, मतलब आपको आज आपने ज्वाइन किया है नौकरी तो आपको कितने टाइम बाद ये बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो सकते हैं। तो ईपीएफओ में तो आपको इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ईएसआई में भी इमीडिएटली मिल जाएगा, लेकिन ग्रेजुटी जो मिलती है आपको 5 साल की सर्विस जो है कंप्लीट होने के बाद मिलती है। हाँ, अगर इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट होती है तो उस केस में वो अलग सिनेरियो हो जाता है। मिनिमम वेजेस में भी इमीडिएटली, ठीक है। और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में 30 वर्किंग डेज के बाद ही मिलते हैं, आपको एटलीस्ट 30 डेज तो काम करना ही होता है एक अकाउंटिंग ईयर में। और वेजेस एक्ट में भी आपको इमीडिएटली मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। कैलकुलेशन बेनिफिट और कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ईपीएफओ में क्या करते हैं, लमसम अमाउंट मिलता है विद इंटरेस्ट,
ठीक है। और पेंशन कैसे पीएफ मिलने के, पीएफ के लिए आपको लमसम अमाउंट मिलता है विद आपको इंटरेस्ट के साथ, और ईपीएफ और पेंशन जो मिलती है वो आपको आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद ही पेंशन मिल सकती है। इंश्योरेंस जो है आप क्लेम कर सकते हो अप टू 7 लाख तक। नेक्स्ट बात करते हैं ईएसआई में। ईएसआई में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? मेडिकल फिटनेस मिलता है, सिकनेस मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, डिसेबलमेंट बेनिफिट मिलता है, या फिर डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट आपको ईएसआई में मिलते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी में आपको क्या मिलता है? 15 डेज की वेजेस कंप्लीट होने के बाद आपको मतलब हर साल आपको 15 डेज की वेजेस फॉर एवरी कंप्लीट सर्विस ऑफ ईयर मिलते हैं। उसी के हिसाब से सारा कैलकुलेट होता है और मैक्सिमम 20 लाख तक मिलता है, ठीक है, ग्रेजुटी पे। मिनिमम वेजेस में ऐसा कुछ आपका जो है वो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो है स्पेसिफाइड देखती है कि कौन सी क्लास ऑफ जॉब के लिए क्या करना है। अब बात करूँ मैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में, तो वहाँ पे जो है 8.3% मिलता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना मिलता है? 20%। मिनिमम और मैक्सिमम ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। मिनिमम कितना मिलता है पेमेंट ऑफ बोनस में? 8.3, और मैक्सिमम कितना मिलता है? 20%। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करूँ अब मैं, तो इसमें जो है स्पेसिफाई पीरियड है कि आपको मैक्सिमम 1 मंथ, और आपकी जो डेडलाइन है कि आपको जो सैलरी है आपको 1 महीने की 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में आ जानी चाहिए। और मैक्सिमम लिमिट ऑफ टोटल डिडक्शन आप कितना कर सकते हो? अगर आपको सैलरी में से पैसे काटने हैं किसी के, तो कितना आप मैक्सिमम काट सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो है आप 50% काट सकते हो, लेकिन ये जो लिमिट है वो 75% भी तक रेज कर सकती है अगर डिडक्शन जो है वो होली या पार्शली मेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप सैलरी से 75% तक भी काट सकते हो। जनरली कितना होता है आपका 50% तक, लेकिन आप 75% तक भी इसको रेज कर सकते हो अगर आपने कोई पेमेंट करवा रखी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए या फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है। तो सब में आपकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट, इसमें भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इसमें भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे डिपेंड भी करता है एस्टैब्लिशमेंट कौन सी, ग्रेजुटी एक्ट में आपके डिपेंड करता है आप एस्टैब्लिशमेंट किस में काम कर रहे हो। और मिनिमम वेजेस में भी आपका डिपेंड करता है कि आप सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, और पेमेंट ऑफ इसमें भी आपका स्टेट भी हो सकता है, और इसमें भी आपका स्टेट और सेंट्रल दोनों ही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। आपको जो एम्प्लॉय स्टेट ईएसआई है आपको 5 साल तक अपना रजिस्टर मेंटेन करना होता है। जो भी आपने लास्ट एंट्री रिकॉर्ड करी है उसके बाद तक आपको 5 साल तक अपना रजिस्टर जो है मेंटेन करके रखना होता है। 5 साल तक ईएसआई में, और 3 साल तक आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, ये आपको इसमें रखना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कीम्स के बारे में कि कौन कौन सी इसमें स्कीम्स निकलती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ने 3 स्कीम्स निकाली है आपको। सबसे पहले है आपका प्रोविडेंट फंड, फिर आपका आता है पेंशन, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रोविडेंट फंड ने पेंशन, फिर आपका आता है डिपॉजिट एंड लिंक्ड, फिर लास्ट आता है आपका इंश्योरेंस, ठीक है। ये आपके स्कीम्स हैं। फिर हम बात करते हैं सीलिंग के बारे में, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि एकदम क्विक देख लेते हैं। 15,000 किसकी थी? आपकी प्रोविडेंट फंड की, 25,000 आपकी ईएसआई की, 21,000 आपकी बोनस वाली मेरी, ठीक है। ये आप, और आपके ग्रेजुटी में 5 साल कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आपको मिलेगा, ये होता है। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम। अभी हमने स्कीम देखा ही था कि कौन सी स्कीम इसमें नहीं है। सबसे पहले आपका प्रोविडेंट फंड थी, बिल्कुल थी। पेंशन था, बिल्कुल था। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम थी, बिल्कुल। लेकिन स्टेट इंश्योरेंस जो है ये आपकी एक अलग इसमें है, ये इसमें कवर नहीं होती थी। 3 ही स्कीम्स हमने पढ़ी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। तो डी इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट अलाउड। मेडिकल फिटनेस, सिकनेस, डिसेबलमेंट, मैटरनिटी, सब मिलता है भाई, सब मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 नहीं, 1 2 3 भी नहीं, 1 2 मतलब डी हो जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा 1 2 3 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट एन एम्प्लॉय कंप्लीट्स कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 1 ईयर इफ ही हैज वर्क फॉर एटलीस्ट कितने डेज तक। ये हमने पढ़ा था। अगर हमें माइंस में काम कर रहे हो, आप माइंस के बिलो काम कर रहे हो तो 190 डेज, माइंस के ऊपर अबव द कर रहे हो 240 डेज, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब बोनस एक्ट के बारे में बात करूँ तो बोनस एक्ट में क्या था? मिनिमम यहाँ पे पूछे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ वेजेस डेट कैन बी पेड एज एन बोनस टू एन एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट। तो कितना था? मैक्सिमम कितना था? 20%। मिनिमम कितना था? 8.3%। अगर मिनिमम पूछा होता तो क्या होता आंसर? 8.33। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा है आपको अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 द टोटल अमाउंट ऑफ रिडक्शन फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय इन अ वेज पीरियड शैल नॉट एक्सीड। कितनी नहीं होनी चाहिए? ये भी हमने पढ़ा था
50% तो होली होना चाहिए। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के लिए देते तो मैक्सिमम 75%, साथ में कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह भी होते हैं। तो कितना होगा, 50% ऑफ जनरल, ये बिल्कुल ठीक है, 50% जनरल के लिए हो सकता है। 75% ऑफ सच वेजेस इफ डिडक्शन इज होली और पार्शली फॉर द पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। और आपका ये भी ठीक है। भी हमें बताना है कि डी नॉट एक्सीड, ठीक है। हमें क्या बताना है, टोटल अमाउंट ऑफ रिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय पर्सन इन एनी वेज पीरियड शैल नॉट एक्सीड, किससे एक्सीड नहीं कर सकती, 75%। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है, ठीक है। 50% तो एक्सीड कर सकती है कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो, लेकिन 75% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। वैसे इसका अगर देखा जाए तो ए ठीक होगा, लेकिन हमने कहा कि एक्सीड नहीं कर सकती, एक्सीड तो कर सकती है ना, 75% तक एक्सीड कर सकती है, लेकिन 75% ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, द एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट 1948 जनरली अप्लाइज टू, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एक्ट कहाँ पे अप्लाई करता है, और आपका ग्रेजुएटी एक्ट कहाँ पे अप्लाई करता है, 10-10 लोग थे दोनों में, तो आपका बोथ ए एंड सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट हैज़ टू मेंटेन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड रिगार्डिंग द पेजेस, कितने साल तक मेंटेन करने होते हैं, कौन से उसमें, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में बात कर रखे हैं, इसमें 3 साल तक आपको मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। फिर हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल है, कितने नंबर होने चाहिए, इसका आंसर आप बताओगे अब, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कवर फैक्ट्रीज लाइक, कौन कौन सी चीज़ों को कवर करता है, ये करता है आपका फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट विद 10 और मोर पीपल, बिल्कुल ठीक बात है। आपका प्रोविजन ऑफ मेडिकल केयर देते हैं, ESI बिल्कुल देती है, कैश बेनिफिट टू सिकनेस ये भी देती है, मंथली पेमेंट ऑन ये भी देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 2 3 4 सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो ये हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, आपके 6 और 6 12 एक्ट हमने कवर कर दिए। तो अब कुछ एक्ट्स और बच गए हैं, 3 एक्ट्स, तो फटाफट से इनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं और साथ PYQs भी देख लेते हैं। तो इसमें मैंने 4 एक्ट दिखा रखे क्योंकि मुझे कुछ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें दोबारा से इंक्लूड किया है। सबसे पहले हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसमें हम जो 4 एक्ट कवर करने वाले हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को एक बार हम रिवाइज करेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये हम इसमें चारों एक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारा टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, ये तो हमें पता ही ऑलरेडी हमने करना था। दूसरा ट्रेड यूनियन का क्या, कैसे हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्या इम्यूनिटीज़ मिलती है यूनियंस को, ये सारी हम इसमें देखेंगे। इंडस्ट्रियल में हमें ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, ये सारी चीज़ें देखनी होती है, कैसे उनकी क्या प्रोविजन है और कैसे आप रिट्रेंच कर सकते हो, ले ऑफ कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और मैटरनिटी में तो आप देख सकते हो कि कभी कोई जो वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है, चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में कितने टाइम की छुट्टियाँ मिलेगी और उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये हमें देखना होता है, ठीक है। तो मूविंग है टू द नेक्स्ट, तो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी हमने देख लिया था कि इसमें 24,000 होनी चाहिए। और जो यूनियन की जो बात करूँ, ट्रेड यूनियंस के बारे में, ट्रेड यूनियंस की जो है इसमें जो है क्या कहाँ अप्लाई होता है, एक सबसे पहले तो आपको है राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, ठीक है, आप एक ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हो, इट इज़ योर फंडामेंटल राइट, ठीक है। आप इसको किसी को रोक नहीं सकते कि ट्रेड यूनियन फॉर्म करने से, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और इंटरनेशनल लेबर लॉ में भी इसको दिया गया है, ठीक है। कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शन आप जनरली इम्पोज नहीं कर सकते जो कि अनरीजनेबल हो। आप किसी भी अपने एम्प्लॉय को कोई भी ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने से रोक नहीं सकते हो, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि आप एम्प्लॉयज़ के जो आपके जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को वो डिसइंटरेस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में। इसमें क्या है, ये कहाँ पर अप्लाई होगा, अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पर भी आपका कोई भी वर्कमैन काम करता है, डिफाइंड टू एक्सक्लूड दोज इन मैनेजरल, जहाँ पे आपका मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आते हैं वहाँ पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। मैटरनिटी एक्ट कहाँ पर अप्लाई होगा, सारी फैक्ट्री, माइंस और प्लांटेशन जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सेंटर स्टेट दोनों हो सकता है, यहाँ पे सेंटर स्टेट दोनों, सेंटर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोर प्रोविजंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो मैं दोबारा इसको लेकर आई हूँ, इसमें मुझे कुछ प्रोविजन आपको पढ़ाने थे, जो कि है आपके डिडक्शन, कि आप कब आपकी सैलरी में से ऑथराइज डिडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, ऑथराइज डिडक्शन और एक होती है वॉलंटरी डिडक्शन। तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, कभी दोबारा क्वेश्चन आ गया तो आप इसको आंसर दे पाओ। इसीलिए सबसे पहले ऑथराइज डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑथराइज डिडक्शन वो होती है कि जो भी एक एम्प्लॉयर को परमिट करती है बेस्ड ऑन द एक्ट इटसेल्फ, ठीक है,
मतलब विदाउट अ स्पेसिफिक, उसके लिए आपको कोई भी अलग से सेपरेट ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होती है। जैसे कि आपने कोई फ़ाइन दिया, फ़ाइन देना है, कोई आपने अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हो गए, आपने कोई डैमेज कर दिया या लॉस कर दिया, या फिर आपने एडवांस ले रखा था उसकी रिकवरी है, या फिर आपने कोई लोन ले रखा था हाउस या बिल्डिंग के लिए, या फिर आपने कोई ओवर पेमेंट कर रखी थी, या फिर टैक्स या कोर्ट के अटैचमेंट के लिए, इसके लिए आपको कोई भी परमिशन के लिए आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आपके स्टैट्यूटरी या ऑथराइज डिडक्शन बोलते हैं, मतलब मैंडेटरी, मतलब ये लीगली है। कुछ होते हैं वॉलंटरली, मतलब जिसमें आपको रिक्वायर होती है रिटर्न ऑथराइजेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय कि हाँ हम आपके सैलरी से इतना काटें या ना काटें, वो आपके उसे कंसेंट से ही कर सकते हो, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड यूनियन में। ट्रेड यूनियन को हम लीगल स्टेटस दिया गया है, इसमें आपको जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और उनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऐसे ही हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक तरह का आपको जो ट्रेड यूनियन होते हैं इसमें आपको एक जनरल फंड दिया जाता है। वो जनरल फंड आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, वो आपको जो अपने आप को डिफेंस करने के लिए, प्रोसिक्यूशन में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होती है, आप उसमें उस फंड को यूज़ कर सकते हो, या फिर टू कंडक्ट ट्रेड डिस्प्यूट्स को ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन, ये आप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। आपको उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, अलग अलग। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, ले ऑफ क्या होता है, तो अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से बाद में बना दूंगी वीडियो पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ऊपर। तो ये है, मैटरनिटी में आपको ऑब्वियसली पेड मेडिकल लीव्स मिलती है वुमेन्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ वेजेस, ठीक है। मैक्सिमम जो है आपको, ये तो हमने ऑलरेडी इसका हमने पढ़ लिया, तो उसको दोबारा मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक याद रखना ऑथराइज डिडक्शन के बारे में। जो ऑथराइज डिडक्शन के बारे में क्या है कि किस चीज़ में हम कर सकते हैं डिडक्शंस, मैंने आपको बताया था फाइन में, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, आपके लॉसेस फ्रॉम गुड्स, हाउसिंग, इनकम, प्रोविडेंट फंड, तो अप टू 50% डिडक्शन जो आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि प्रोविजंस ले ऑफ कितने में आपको होता होगा। ले ऑफ में आपको क्या कंपनसेशन मिलता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। ले ऑफ में जो है आपको 50% कंपनसेशन देना पड़ता है, प्लस आपको डीए अगर आपका जो ले ऑफ है मोर देन 45 डेज का है, और रिट्रेंचमेंट के केस में तो आपको पूरा का पूरा मैंडेटरी नोटिस प्लस आपको बदले में इन लिeu ऑफ कंपनसेशन देना पड़ता है। और मैटरनिटी रिलीफ आपको लीव्स कितने की मिलती है, 26 वीक्स की मिलती है, फॉर 2 चिल्ड्रंस तक मिलती है। यानी कि आप 3-4 बच्चे कर लो आपको मिलेगी नहीं, सिर्फ मैक्सिमम 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस के लिए आपको मिलती है 26 वीक्स थी, ठीक है। और आप जो 26 वीक्स में थे, आप 8 हफ्ते पहले जो है डिलीवरी से पहले भी आप ले सकते हो, लेकिन वो 26 वीक्स में ही इंक्लूडेड होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट। आपको अगर ट्रेड यूनियन बनानी है तो मिनिमम आपको 7 नंबर चाहिए होते हैं। एक और रूल भी है कि 10% वाला भी है, लेकिन मिनिमम आपको 7% आपका इसमें एप्लीकेबल होगा। मैटरनिटी में आपको 80 डेज ऑफ एक्चुअल वर्क करना होना चाहिए उस ऑफिस में। लास्ट के अगर आप 12 महीने में आपने 80 दिन काम किया है एक्चुअल में, तभी आपको वो बेनिफिट मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं स्केड्यूल के बारे में। स्केड्यूल सिर्फ आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही पढ़ना है, 5th शेड्यूल पढ़ना है। 5th शेड्यूल की जो बात करता है वो बताता है कि एम्प्लॉयर्स के क्या क्या अनफेयर, हम किस चीज़ को अनफेयर बोल सकते हैं। इंटरफेरेंस विद द राइट टू ऑर्गेनाइज इन अ फॉर्मर यूनियन, अगर उसमें इंटरफेयर करते हैं तो वो अनफेयर होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, विक्टिमाइजेशन एंड कोरिशन फॉर ट्रेड यूनियन एक्टिविटी और रिफ्यूजल टू बार्गेन कलेक्टिवली इन गुड फेथ, तो ये आपके 5th शेड्यूल बताता है। तो अब इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें हमें याद रखनी है। कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं कि अगर हमें कंसिलेशन करनी है, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अगर हमें कोई कंसिलेशन करनी है तो कंसिलेशन की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले अगर कब हम कंप्लीट मानेंगे कि हमारा जो कंसिलेशन है वो सक्सेस हो गया है, सबसे पहले अगर एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो है दोनों पार्टी साइन कर देंगी तो ऑब्वियसली हमारा ये माना जाएगा सक्सेस हो गया है। तो फेलियर में हम कब बोलेंगे कि व्हेन द रिपोर्ट ऑफ द कंसिलेशन ऑफिसर इज रिसीव बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जब उसकी रिपोर्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पहुंच जाएगी तब उसको हम मतलब फेलियर की तो माना जाएगा। नोटिस, ठीक है, सिर्फ अ मेयर सबमिशन और डिस्पैच ऑफ द फेलियर रिपोर्ट बाय द कंसिलेशन ऑफिसर डज नॉट कंक्लूड द प्रोसीडिंग इफ इट्स रिसिप्ट और द रिपोर्ट डज नॉट रीच टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो डिस्प्यूट और उसका रेफर कब होगा एडजुडिकेशन के लिए, उसका जो डिस्प्यूट होगा वो तब पहुंचेगा जब आपका, जैसे कि आपका कंसिलेशन हो गया, उसके बाद अगर जैसे आप कंसिलेशन की आप करें, द मोमेंट द गवर्नमेंट रेफर द डिस्प्यूट फॉर एडजुडिकेशन द कंसिलेशन प्रोसेस इमीडिएटली स्टॉप्स एंड द डिस्प्यूट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो ये 4 लेबर लॉज थे हमने जो ऊपर पढ़े हैं उसको न्यू वाले लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो कोड ऑफ वेजेस एक्ट में आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कन्वर्ट हो गया है। आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या आ गया, आपका ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आ गया। सोशल सिक्योरिटी में आपका मैटरनिटी आ जाएगा। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन सी हो गई इनमें से ट्रेड यूनियन में? इम्पोजिंग मैक्सिमम लिमिट ऑन द मेंबरशिप, नो। एक्सक्लूडिंग आउटसाइडर्स, ऑब्वियसली अगर आप करोगे तो ऐसे तो है, लेकिन ये अनफेयर है।
ठीक है। लिमिट द नंबर ऑफ, ये भी नहीं है। एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉइज फ्रॉम राइट टू ज्वाइन, ये तो अनफेयर होगी ना, तो डी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल फंड। जनरल फंड मैंने आपको बताया था हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑफ द ट्रेड यूनियन। फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ लीगल, बिल्कुल कर सकते हैं। कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन द बिहाफ ऑफ, बिल्कुल कर सकते हैं। इलेक्शन के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए तो हम थोड़ा कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2। फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर्स अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्या होता है। रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका आपके पास ऑप्शनल है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ए हो जाएगा इसका आंसर। सपोज देयर आर 5 ट्रेड यूनियंस ABCDE फंक्शनिंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट करंटली एम्प्लॉइंग 110 वर्कमैन। तो आपको पता है सीधा 7 मिनिमम होना चाहिए, तो उसमें सारे आ जाएगा, ऑल द यूनियन। तो मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सारे ही आ जाएंगे। 7 यूनियन देखो, क्योंकि सब में दिया 100, 370, 110, 275 ई तो सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कब मानेंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको पॉलिटी एंड उस लेबर लॉ वाली जो PY की था उसमें पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर मुझे 5th का आप खुद ही मुझे बताएंगे, मैं नहीं पढ़ के बता रही हूँ, आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है। अब हम बोलेंगे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कौन सी होगी, डिस्चार्जिंग और डिसमिसिंग अ वर्कमैन बाय द वे ऑफ विक्टिमाइजेशन, threatening any workman with discharge or dismissal if he joins or continues to be a member of trade member, ये भी हो जाएगा। establishment of our employer sponsored trade union, तो ये भी होगा। सारी की सारी अनफेयर है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। फिर हम बात करते हैं लिमिटेशन क्या है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की इंडस्ट्रियल रिलेशन में। इफ इट डिड नॉट कंसिडर द इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म बाय द वर्कर, it was silent about the importance of non-pecuniary rewards to workers, it lacked scientific approach in its study, it has led to the development of social system approach। तो इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, it has lacked scientific approach in its study। नेक्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, ये पुराना एक्ट के क्वेश्चन था, मैंने PYQ लिया, लेकिन अब कितना हो गया इसका आंसर आप मुझे आप बताओगे, अब कितने वीक्स हो गया, ये तो पुराना हो गया, तो इसलिए इसको मैं काट रही हूँ। अब कितने वीक्स आपको प्रोवाइड कराएगा, कितने 26 हफ्ते होते हैं या 28 हफ्ते होते हैं, आप मुझे बताओगे। फिर लास्ट क्वेश्चन देख रही हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन में बताया है मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग भी इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट में कि क्या होगा। तो मैंने पूरा का पूरा आपका ये 1 शॉट ले लिया है। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और जो जो मैंने आंसर्स छोड़े हैं उसके कमेंट में आप मुझे बताओगे, कमेंट में उसका आंसर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।